नमस्कार साथियों। तो आज इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स को पढ़ने चल रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आज की डेट तक का जो है अपडेटेड करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा है इसलिए धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। पीडीएफ जैसा कि मैं हमेशा दे देता हूँ, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एक दो दिन के अंदर जो है इसमें अपलोड कर दी जाएगी। उसके लिए आपको जो है अलग से ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा और कम्युनिटी में भी उसको शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें केवल लिखी होती हैं मैं वही नहीं बताता, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर लिखी नहीं जा सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारी 2 टेस्ट सीरीज रन कर रही हैं, आप सभी जानते हैं। कई बार जो है इसको बताया जा चुका है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और जूनियर असिस्टेंट जो यूपी ट्रिपल एससी का है उसके लिए। तो अगर आपने डेमो पीडीएफ अब तक उनकी नहीं देखी है या आप फ्री डेमो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधा सा तरीका है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर जो है डिकोड एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसमें अगर आप नए यूज़र हैं तो साइन अप करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है वहाँ से आप डेमो टेस्ट की पीडीएफ को, जो फुल डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप ऑनलाइन टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकें कि ऑनलाइन टेस्ट जो है हमारा किस तरह का है। टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेने के लिए जो है जूनियर असिस्टेंट में लास्ट डेट 11 नवंबर है और पीसीएस की टेस्ट सीरीज में पीसीएस प्रीलिम्स की 12 नवंबर है। इसके बाद जो है लिंक को लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी प्रवेश नहीं लिया जा सके, क्योंकि ये हमारा दूसरा बैच है। तो जितनी भी शीघ्रता से आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने से पहले मेरी सलाह है कि आप ऑनलाइन जो फ्री डेमो टेस्ट है उसको दे लीजिए और डेमो पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आप समझ सकें कि क्या क्वालिटी हमारे टेस्ट की है। क्योंकि ये महज एक टेस्ट नहीं है, ये अपने आप में जो है एक पूर्ण कंटेंट पर आधारित जो है नोट्स है, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में जो है पूरी सहायता करेगा। और जो लोग जो है पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं, उनके पास कम समय है, उनके लिए तो ये रामबाण सीरीज है, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक जो है कोर्स को, पूरे सिलेबस को इसी प्रकार कवर किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अयोध्या में अभी छोटी दीपावली के दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। आप सभी जानते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस तरह के प्रश्न खासकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 5,51,000 दियों को एक साथ वहाँ पर जलाया गया था और इसको नाम दिया गया था दीपोत्सव। इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और बाकी जो है जितने भी बड़े मंत्री थे, कई लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। और ये जब से आयोजन दीपोत्सव का शुरू हुआ है तब से ये तीसरी बार दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया गया है। पिछली बार जो है लगभग 3 लाख दिए जो है दीपक जलाए गए थे। आगे चलते हैं। अयोध्या में ही भगवान श्री राम की जो है एक बहुत ही विशाल प्रतिमा, जिसको कहा जा रहा है कि वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। आपको ये बताना है कि उसकी क्या ऊंचाई प्रस्तावित है। पिछला वीडियो जो मेरा यूपी करंट अफेयर्स का था उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो कमेंट करके बताइए कि उसके लिए कितनी ऊंचाई जो है यूपी गवर्नमेंट ने प्रस्तावित की है। तो अब क्या किया गया है, आपको इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, कि श्री राम भगवान की प्रतिमा तथा जो है अयोध्या के पूरे पर्यटन के विकास के लिए 447.46 करोड़ रुपए की कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दी है। एपीडा, इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने विदेशों में फल व सब्जी के निर्यात के लिए काशी यानी वाराणसी में एक लैब स्थापित करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। फिर एक जो है पुरातात्विक जो है भित्ति चित्र मिले हैं एक गुफा के अंदर से। ये कहाँ पर स्थित है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो बीएचयू के साउथ कैंपस जो बरखचा में है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर मिर्जापुर के तेलियामान गुफा जो कि फुलियारी गांव में पड़ता है, इसमें पत्थरों पर तराशे गए हजारों साल पहले के भित्ति चित्र मिले हैं। इन चित्रों पर लाल रंग का प्रयोग
किया गया है। तो इन पे शोध जारी है और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ये। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी जीव सप्ताह, इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया, इसमें डेट पूछी जा सकती है। तो ये जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर का जो पहला सप्ताह था वो वन्य जीव प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया गया। फिर मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। इसका मतलब क्या है कि मानव और वन्य जीवों में जो है कभी कभी आपसी संघर्ष हो जाता है किसी वजह, चाहे वो मास लेवल पर हो चाहे कम छोटे लेवल पर हो, लेकिन इसको भी एक आपदा घोषित कर दिया है। तो ये आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। चित्रकूट मंदाकिनी की तट पर कौन सा ऐतिहासिक मेला लगता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको हंसने की भी आएगी, लेकिन जो UPSSC आजकल पूछ रहा है उस तरह के सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गधा मेला, ये गधा मेला जो है या गर्दभ मेला, ये आयोजित किया जाता है चित्रकूट में। और ये किस दिन होता है? दीपावली के पहले, यानी जिसको हम लोग छोटी दीपावली नरक चौदस के नाम से भी जानते हैं, उस दिन ये जो है होता है। और ये 3 दिवसीय मेला होता है। इसमें जो है पूरे जितने भी जो है गधे होते हैं अच्छी अच्छी ब्रीड के, वहाँ पर उनको जैसे पशु मेला में बेचा खरीदा जाता है उसी तरह से उनकी खरीद बिक्री की जाती है। आदित्य बिरला ग्रुप और दैनिक जागरण ने संयुक्त रूप से कहाँ पर निवेश कुंभ का आयोजन किया? तो ये जो निवेश कुंभ है, इन्वेस्टमेंट कुंभ, इसका आयोजन जो है लखनऊ में अभी हाल ही में किया गया है। राज्य में स्वच्छ वायु हेतु किस कार्यशाला का शुभारंभ किया गया और किस स्थान पर किया गया? तो स्वच्छ वायु पर जो है अभी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि इसका शुभारंभ 14 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? स्वच्छ वायु। स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप का जो है इसी में शुभारंभ किया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आप जानते हैं वाराणसी को जो है विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। तो वाराणसी में सारनाथ में उत्तर प्रदेश का पहला पर्यटक पुलिस थाना खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पर भी कोई चीज पहली बार होती है इस तरह के जो है प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पर्यटक पुलिस थाना कहां खोला जा रहा है? वाराणसी में, यानी सारनाथ में। प्रदेश सरकार ने सीरा नीति को अभी मंजूरी दे दी है। तो इसमें सीरे को कितने प्रतिशत तक आरक्षित कर लिया गया है? आरक्षित करने का मतलब होता है कि उतना सीरा जो है बिक्री नहीं की जाएगी, उसको एक खास मद में खर्च किया जाएगा। और वो मद क्या है? देसी शराब इत्यादि बनाने का। तो 18% जो है सीरा ये रिजर्व कर लिया जाएगा। और देसी शराब के निर्माण के लिए सीरे का आरक्षण 2% से बढ़ाकर अब 18% तक कर दिया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा रैली का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये सड़क सुरक्षा रैली जो है लखनऊ में निकाली गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी में 16 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया गया ये कब से कब तक था? 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2019 के मध्य सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने उत्तर प्रदेश राज्य को एक योजना में निवेश करने के लिए जो है प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो फ्लैगशिप योजना है ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना, इसमें जो है एशियन डेवलपमेंट निवेश करेगा। एशियन डेवलपमेंट पूरे भारत में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वो देगा। आगे चलते हैं। ODOP के तहत उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए भी एक मेला आयोजित किया गया था लखनऊ में। ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है जो अवध शिल्प ग्राम है वहां पर ये आयोजित हुआ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है? जेवर में है। तो जेवर एयरपोर्ट को जो है उत्तर प्रदेश सरकार विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्रयास कर रही है।
और इसके लिए जो है किसानों से समझौते किए जा रहे हैं, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे कि जो है विश्व स्तरीय और सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर में बनाया जा सके। अब अगला आप सभी लोग परिचित हैं कि आपातकालीन नंबर 100 जो होता था विशेषकर पुलिस के लिए, अब उसके अलावा उसके अतिरिक्त जो है 112 नंबर पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया गया है। कब? 26 अक्टूबर 2019 से। तो साथ में ही ये उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। अब इसमें एक विशेष क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इसकी जो टैग है वो क्या है। तो एक देश एक नंबर एक प्रणाली, एक देश एक नंबर एक प्रणाली, ये 112 नंबर के लिए जो है टैग लाइन है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय स्कूल लॉन्च करने की योजना बनाई है, लॉन्च कर दिए हैं, और ये जो है उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खोले जाएंगे। तो ये आवासीय विद्यालय होंगे और श्रमिकों के बच्चों के लिए ये होंगे। बजट 2019-20 में प्रदेश में कितने और नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, पहले ही जो है उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम जो है 50-50 के पार्टनरशिप के आधार में केंद्र सरकार के साथ में स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित करने के लिए क्रियान्वयन जारी है। लेकिन अब 7 जो बच गए थे नगर निगम, क्योंकि कुल 17 नगर निगम है, तो 7 नगर निगम जो बच गए थे वो कौन कौन से हैं? गोरखपुर, मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या और फिरोजाबाद। इनको भी जो है अब स्मार्ट सिटी स्कीम में शामिल कर लिया गया है, यानी ये भी स्मार्ट सिटी में अब जो है स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किए जाएंगे। 3 तलाक पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है एक अंतरिम सहायता के तौर पर जो है प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है। वो क्या है कि उनको जो है 6,000 रुपये सालाना जो है दिए जाएंगे जब तक उनके जो है मुकदमे और इत्यादि का निस्तारण नहीं हो जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में सर्वाधिक लोगों की भागीदारी किस राज्य से थी? तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 हुआ उसमें जो सबसे ज़्यादा वोटिंग और जो भागीदारी की जो है वो उत्तर प्रदेश के से थी। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है अपनी राय ऑनलाइन ऐप इत्यादि माध्यमों से रखी सर्वेक्षण में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये बड़ी घोषणा है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब चलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पेशली यूपी में जो बनाया गया 1 सितंबर से जो है इसका उद्घाटन किया गया था और ये कब तक चला? 30 सितंबर। यानी आप कह सकते हैं कि जो पूरा सितंबर था ये राष्ट्रीय पोषण माह यानी 1 से 30 सितंबर तक मनाया गया। अब केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष निर्धारित की गई पोषण की 5 थीमें थी, जिसमें कौन कौन सी थी? जीवन के प्रथम 1000 दिन, जिसमें गर्भावस्था के 280 और पहले 2 वर्ष के 720 दिन। फिर ऊपरी पूरक आहार, एनीमिया की रोकथाम, दस्त प्रबंधन और साफ सफाई और स्वच्छता पर कार्य करने का संदेश। ये 5 थीम जो है इसमें शामिल थी। वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कुपोषण मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो अब ये प्रश्न राइज होता है कि कुपोषण मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? जैसे विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसी तरह से कुपोषण के लिए भी 2022, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोषण माह के प्रथम सप्ताह को पुरुष भागीदारी सप्ताह, दूसरे को किशोरी सप्ताह और तीसरे को बाल सप्ताह और चौथे को माता सप्ताह के रूप में मनाया गया। यानी पूरा जो ये 4 हफ्ते थे इस पोषण माह में, उनमें सभी हफ्तों के लिए अलग अलग था। और इसी से संबंधित यानी राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित मुख्यमंत्री ने यथार्थ ऐप को भी लॉन्च किया। अब बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019, ये क्या है? एक सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ? झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश। और किसके किसके बीच हुआ? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और सिंगापुर के मध्य में।
आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए। तो इस कार्यक्रम का आरंभ 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आरंभ का मतलब उसी दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। अब इसमें कुछ विशेष तरह की बीमारियों को कवर किया जा रहा है, कौन सी हैं? इसके तहत ब्रुसेलोसिस और खुरपका मुंहपका, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, जैसी बीमारियों का टीकाकरण जो है मवेशियों में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट योजना हो गई। फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस के प्रशिक्षण के लिए पुलिस अकादमी की स्थापना होने जा रही है। तो ये जो है अकादमी कहाँ स्थापित होगी? लखनऊ में। और उसकी विशेषता क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक पुलिस अकादमी होगी जो राज्य में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहले से पुलिस अकादमी नहीं है, लेकिन जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर जो है होगा। इस वर्ष सितंबर माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में नए पुलिस मुख्यालय, जिसको सिग्नेचर बिल्डिंग जो है कहते हैं, तो नया पुलिस मुख्यालय जो है डायल 100 का जो है ये इसका लोकार्पण भी किया गया है। तो ये दोनों ही जो है इससे जुड़ी खबरें हो गई। अब विश्व बैंक समर्थित प्रो पुअर टूरिज्म निधि, ये क्या है? तो हेडिंग से आप समझ गए होंगे कि इसका जो है सपोर्ट कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में आगरा और ब्रज मथुरा क्षेत्रों में शीर्ष पर्यटन स्थलों में से $527 मिलियन से अधिक की विकास परियोजनाओं के लिए प्रो पुअर टूरिज्म निधि देगा। अब प्रो पुअर टूरिज्म क्या शब्द है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस परियोजना की कुल लागत जो का 70% विश्व बैंक द्वारा और शेष 30% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रो पुअर टूरिज्म एक समग्र पर्यटन अवधारणा है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के माध्यम से चयनित पर्यटन केंद्रों की परिधि में गरीबी का उन्मूलन करना है। यानी पर्यटन को वहां पर इतना विकसित करना है कि उस क्षेत्र में जो गरीबी है उसको पर्यटन के उद्योग के माध्यम से समाप्त किया जा सके। तो यही जो है एक्सप्लेनेशन है प्रो पुअर टूरिज्म टर्म का। आगे चलते हैं। हीरा लाल यादव जी उत्तर प्रदेश की एक महान हस्ती थे जिनका अभी वाराणसी में हाल ही में निधन हो गया। तो ऐसे में जो है प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है पद्मश्री से सम्मानित भोजपुरी लोक गायक थे। आपको क्या याद रखना है कि ये कौन थे? भोजपुरी लोक गायक थे। इनको पद्मश्री भी मिला था और इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये बिरहा शैली के एक प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2015 में प्रदेश सरकार ने उन्हें यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया था और जनवरी 2019 में हीरा लाल यादव को केंद्र सरकार द्वारा देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। तो ये सब जो है इनके बारे में विशिष्ट बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 2019 टेक्नोवेशन चैलेंज ये कहाँ पर आयोजित हुई? सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुई, इसमें उत्तर प्रदेश की टीम गई थी। उत्तर प्रदेश की टीम का जो नाम था उसका नाम था टेक विच, ये याद रखिएगा। और इसने कमाल कर दिया, वहाँ पर जाके जो है कांस्य पदक जीतकर ये टीम आ गई। और सबसे बड़ी बात है इसमें 12 साल तक 12वीं में पढ़ने वाली 5 छात्राएं गई थीं जो कि एमिटी इंटरनेशनल स्कूल जो नोएडा में है वहाँ की थी जो है। और वहाँ करना क्या था? वहाँ ये जो है जो सम्मेलन जिसकी बात हो रही है टेक्नोवेशन चैलेंज, यहाँ ये जो है महिलाओं के लिए जो है टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मंच है विश्व स्तर पर जो है। वहाँ पर इन्होंने एक ऐप बनाया, क्या नाम दिया गया उसको? मैत्री ऐप। और ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जो है लिस्ट भी हो चुका है। ये ऐप क्या करता है? ये वृद्धा आश्रम और अनाथालयों की सहायता के लिए, यानी जो वृद्धाश्रम और अनाथालय को किसी प्रकार से सहायता देना चाहते हैं आर्थिक रूप से या वहाँ पर कोई सेवा कार्य करके, तो उन तक पहुँचने के लिए जो है ये बनाया गया है। तो कांस्य पदक यहाँ पर जीता, इम्पॉर्टेंट है ये।
गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ, इंपॉर्टेंट है ये। और ये 23 अगस्त को जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो 2016 की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। ये प्रयोगशाला जो है पीपीपी मॉडल यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल पर जो है संचालित होगी और इसमें अत्याधुनिक सहयोगी प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य सुरक्षा समाधान केंद्र तथा माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण प्रशिक्षण केंद्र भी जो है इसमें शामिल हैं। जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हुई थी? सिंगापुर में आयोजित हुई थी और इसमें जो है ये 24 से 27 जून में हुई थी, जिसमें अर्जुन भाटी जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के प्लेयर हैं, इन्होंने व आर्यन जो है बेंगलुरु से हैं, इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता और इस प्रतियोगिता में भारत पहले स्थान पर, मलेशिया दूसरे और फिलीपींस तीसरे स्थान पर रहा था। संयुक्त राष्ट्र का यूएनसीसीडी COP14 सम्मेलन। तो सबसे पहले यूएनसीसीडी क्या है ये जानिए। ये 1944 में स्थापित हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो है ये बनाया गया संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या कन्वेंशन है। कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और ये COP14 था क्योंकि ये 14वां संस्करण होगा। इसका आयोजन 2 से 13 सितंबर 2019 तक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। सम्मेलन में भूमि के मरुस्थलीकरण के प्रभाव पर संयुक्त रूप से इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और सूखे से मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देशों के सूखे के प्रभाव को कम करना है। तो ये सब जो था इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इसका जो मेन फंक्शन जो है वो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा नई दिल्ली, लेकिन चूंकि ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूछी जा सकती है क्योंकि अभी हालिया एक रिपोर्ट में जो है इसको मेंशन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 55,339 रुपए वार्षिक जो है ये प्रति व्यक्ति आय है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2018-19 के लिए वार्षिक राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार वित्त वर्ष 18-19 में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यानी 17-18 के मुकाबले 10% राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। फिर देश में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 18-19 में 10% से बढ़कर कितना हो गई है? 10,534 रुपया जो है प्रति माह पर पहुंचने का अनुमान इसमें लगाया गया है। और यही जो है प्रति व्यक्ति आय 17-18 में देश में प्रति व्यक्ति कितनी थी? 9,580 रुपए थी। अब उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। 2017-18 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद जो चालू कीमतों पर निकाली वो कितनी थी? 55,339 रुपए। और 2016-17 में वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 50,942 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। तो थोड़ा सा इनके कैलकुलेशन में भी अंतर होता है क्योंकि वहां निवल और उस तरह से लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है। तो देश में वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या जो है लगभग 10.38 करोड़ से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में बात करें वरिष्ठ नागरिकों की तो 1,54,00,000 से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है। और इस मामले में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर 1,11,00,000 लगभग जो है वरिष्ठ नागरिक जो है रहते हैं। ये भी रिसेंट की रिपोर्ट है। अब उत्तर प्रदेश में मक्का क्रय नीति को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो 24 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 19-20 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का क्रय नीति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपया, जो आपको याद रखना है वो यही याद रखना है, 1760 रुपया प्रति कुंटल जो है ये निर्धारित किया गया है। मक्का खरीद का लक्ष्य
जो रखा गया है वो 1,00,000 मीट्रिक टन रखा गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बॉटलिंग प्लांट स्थापित हुआ है और ये किसका है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। कहां पर? गोरखपुर में। तो प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है गीडा गोरखपुर में निर्मित इस जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस बॉटलिंग प्लांट का निर्माण की लागत राशि 204 करोड़ रुपए है। 2015 में ही जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और जो ये गोरखपुर बॉटलिंग प्लांट है ये कांडला गोरखपुर जो एलपीजी पाइपलाइन का जो है एक टर्मिनल पॉइंट है, ये यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कब? 10 सितंबर को, और इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करने के लिए प्रबंधन संबंधित बाधाओं को दूर करने हेतु संस्थागत प्रणाली बनाया जाना शामिल है। ये सब उद्देश्य हो गए। अब एक जो है जो फैक्ट वाली बात है वो ये है कि प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 17,591 करोड़ रुपए के वर्तमान मूल्य से, यानी ये अभी वर्तमान वाला है, इसका दुगुना करना है 2024 तक। अब यहीं पर एक बात और याद आ गई कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी। कब तक दुगुना करना है? 2024। तो ये भी फिर से आप याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2024 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश विकास संवाद 2 ये तीर्थाटन, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। 20 सितंबर 2019 को लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था और इसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न हस्तियों को भी सम्मानित किया, कई सारी हस्तियों को सम्मानित किया। सबका डिटेल अब नहीं पढ़ेंगे। पहले जो मुख्य 2 पुरस्कार उनको देख लेते हैं। पर्यटन प्रबंध रत्न ये दिया गया प्रोफेसर मनोज दीक्षित को, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति हैं। संस्कृति रत्न दिया गया प्रमोद मिश्रा और डॉक्टर रत्नेश शर्मा को, ये दोनों वाराणसी से संबंधित हैं। तीर्थाटन संस्कृति व सेवा रत्न पुरस्कार ये रमाकांत गोस्वामी जो मथुरा के हैं। इसके अलावा 5-6 और भी सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, जो आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग प्रत्यारोपण पर अभी हाल ही में जो है एक राज्य ने कानून बनाया है। तो हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, निसंदेह उत्तर प्रदेश ने ही जो है ये कानून बनाया है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी, उसकी जिम्मेदारी पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंप दी गई है। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदेश में टिश्यू बैंक बनेगा जिसमें हार्ट वाल्व, स्टेम सेल, स्किन, कॉर्निया आदि जो है उपलब्ध रहेगा। अब स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल 2019 जो है स्टेशंस की जो है जो रैंकिंग जारी की गई थी क्लीनिंगनेस रैंकिंग में, तो इसमें उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे मंडल में प्रथम कौन आया? फैजाबाद। ये उत्तर रेलवे मंडल की बात हो रही है, ना कि पूरे देश में। और फैजाबाद की अगर ऑल इंडिया रैंकिंग देखें तो कितनी थी? 22वें स्थान पे था। और उत्तर प्रदेश के अन्य स्टेशनों को जो रैंकिंग दी है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। शाहजहांपुर को 21, अयोध्या को 136, लखनऊ जंक्शन जो राजधानी का जंक्शन है उसकी स्थिति बहुत ही खराब रही, 150वीं रैंक इसकी रही। इलाहाबाद 82, प्रयाग की 76, वाराणसी की 86। नीति आयोग द्वारा जारी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे फिसड्डी है 20वें स्थान पर। बड़े राज्य और सारी राज्यों की कैटेगरी अलग बनाई गई थी, तो जो भारत के 20 बड़े राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे नीचे 20वें स्थान पर है, जो कि दुखद है। बड़े राज्यों में शीर्ष कौन है? केरला, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बड़े राज्यों में सबसे निम्नतर कौन से हैं? तो 17वें नंबर पे बिहार है, 18वें पे पंजाब, 19वें पे जम्मू कश्मीर
और सबसे फिसड्डी जो है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में मणिपुर टॉप पे है, त्रिपुरा सेकंड, गोवा थर्ड, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पे है, दूसरे नंबर पर दादर नगर हवेली और तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जिसका जो है शुभारंभ हुआ था अभी हाल ही में, जिसको PMKMY कहते हैं, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? तो अभी जो रिसेंट जो है गवर्नमेंट ने डाटा जारी किया है उसके अनुसार जो है 2,35,005 किसानों ने जो है अपना पंजीकरण कराया है इस योजना के अंतर्गत। और सबसे ज्यादा जो पंजीकरण हुआ है वो सीतापुर जनपद का हुआ है, 18,538 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। उसके बाद हरदोई, कासगंज और झांसी। सबसे कम पंजीकरण कहाँ कराया गया है? रायबरेली में। उसके बाद बस्ती जनपद में। तो ये जो है इस डाटा का क्या मतलब है कि ये योजना जो है जितनी फ्लैगशिप योजना की तरह और इसका जो प्रचार प्रसार हुआ था उसके बावजूद भी किसान जो है इसके प्रति उदासीन है, वो उतना इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखा रहे हैं। यूपी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितने स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये 100 इनक्यूबेटर स्थापित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि स्वरोजगार के लिए युवाओं को CA, अधिवक्ता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल, ब्रॉडबैंड सर्विस, कॉरपोरेट गठबोर्ड तथा फंडिंग एजेंसी की भी मदद जो है वहाँ पर दी जाएगी, जिससे कि उनको जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की जो सहायता चाहिए वो वहाँ पर ले सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस पर वाहन चालकों के लिए फास्ट टैग की सुविधा उपलब्ध होगी। तो फास्ट टैग क्या है? फास्ट टैग जो है टोल प्लाजा पे आने जाने के लिए जो है, जिससे वहाँ पर रुक कर जो है बार बार जो है पर्ची ना कटानी पड़े, तो फास्ट टैग जो है प्रणाली विकसित की गई है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में इन एक्सप्रेसवे पर लागू हो गई है। यूपी काडर के IAS LY सुहास, जो कि एक जो है जाने माने प्लेयर भी हैं, इन्होंने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल व युगल में कांस्य पदक अभी हाल ही में जीता है। कारपोरेट ट्रेन तेजस, जिसकी अभी बहुत चर्चा रही, बिल्कुल जो है उसमें हवाई जहाज जैसी सुविधाएं दिखाई जा रही हैं। तो कारपोरेट ट्रेन तेजस में प्रदेश में पहली बार जो है कहाँ से कहाँ चली ये 6 अक्टूबर को चली, जिसका उद्घाटन हुआ, और लखनऊ से दिल्ली के लिए जो है 6 अक्टूबर को पहली बार ये रवाना हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आया तो इससे जरूर आएगा, क्योंकि इस समय अगर सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश सरकार का है तो इसी योजना पे है। तो पहले तो इसकी प्लानिंग बनी थी, लेकिन 25 अक्टूबर 2019 को जो है इसको लखनऊ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च कर दिया है, जहां पर जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है और बालिका के जन्म पर प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर जो है सुमंगला वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। अब तक इस योजना के लिए 1.25 लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं और इसके लिए जो एक डेडलाइन बनाई गई है वो ये है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद जिन बच्चियों का जन्म हुआ है, जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है, वही जो है इसके लिए योग्य हैं। अब ये जो 15,000 की धनराशि है, ये जन्म पर 1,000 रुपये मिल जाएंगे, फिर 1 वर्ष का टीका पूरा होने पर 2,000, कक्षा 1 में बालिका जब पहुंच जाएगी तो 2,000, फिर कक्षा 6 में जो है 2,000, कक्षा 12 में पास करने पर 3,000 और 12 पास करने के बाद स्नातक या 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर। तो ये जो है यूपी गवर्नमेंट का जो है इसका एडवर्टीजमेंट भी है, जिसमें सारी बातें लिखी हैं जो है कि किस तरह से जो है आवेदन करना है, क्या चीज़ें हैं, और इसका अच्छे से प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि ये वास्तव में जो है बालिका सशक्तिकरण की दिशा में जो है एक बहुत बड़ी योजना है। अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव मनाया गया गांधी जी के जन्म पर जो है,
तो 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। पहली चीज ये हो गई कि डेट याद रख लीजिए, 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में जो है प्रदेश खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और इसका जो ध्येय वाक्य था यानी थीम, ये याद रखिए, आओ बनाए खादी, आओ अपनाए खादी। आओ बनाए खादी, आओ अपनाए खादी, ये इसका जो है थीम या ध्येय वाक्य थी। और इस अवसर पर एक समझौता हुआ, बड़ा समझौता, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग विभाग और जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इनके बीच जो है समझौता हुआ, क्योंकि खादी को जो है अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार जो है बेचने की तैयारी में है। और मुख्यमंत्री ने खादी गीत एवं खादी के थैले का लोकार्पण भी किया। उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा प्रत्येक मंडल में एक प्रशिक्षण केंद्र सहित कुल 18 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगला एक जो है रिकॉर्ड बनाया लखनऊ में, जो है बच्चों ने, उसको नाम दिया गया पढ़े लखनऊ बढ़े लखनऊ अभियान। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये लखनऊ विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, जिसको हम AKTU कहते हैं शॉर्ट में, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है 10,30,000 छात्रों ने एक साथ किताब पढ़ के जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बनाने का काम किया है। QS द्वारा जारी भारतीय शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को शीर्ष 10 में शामिल किया गया है? तो इसमें IIT कानपुर की रैंक कितनी आई है? 6 आई है। अब इंडिया के में देखते हैं तो भारत में सबसे नंबर 1 IIT बॉम्बे, दूसरे नंबर पर IIT बेंगलोर, तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली, चौथे नंबर पर IIT मद्रास, पांचवें नंबर पर खड़गपुर, छठे नंबर पर कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का है, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? CMAP कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है CMAP कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके द्वारा अभी जो है सदाबहार जो पौधा होता है, पेड़, इसकी एक नई प्रजाति विकसित की गई, जिसका नाम है सिम सुशील। क्या नाम? सिम सुशील। तो सदाबहार का ये पौधा कैंसर के इलाज में बहुत उपयोगी माना जा रहा है। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। और CMAP द्वारा विकसित एक तुलसी की प्रजाति है, जिसका नाम दिया गया है सुवास तुलसी। और इसकी विशेषता क्या है? जब आप इस तुलसी के पत्ते को चबाएंगे तो आपको पान का भी स्वाद आएगा, यानी इसमें पान के जो है पौधे के भी जीन्स का जो है सम्मिश्रण किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत नवजात शिशुओं को जन्म के 1 घंटे के अंतराल पर, यानी जन्म के बाद 1 घंटे का जो अंतराल होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। और ये माना जाता है कि माता को जो है अपने नवजात शिशु को इसमें स्तनपान जो है जरूर कराना चाहिए। तो गोल्डन आवर में माँ का दूध पिला रहा है, इस पर अपने राज्यवार आंकड़े जारी किए गए हैं, मतलब कहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चों को पिलाया जा पा रहा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश इसमें जो है सबसे निम्न आया है, जहाँ पर केवल 25.2% जो है बच्चों को गोल्डन आवर में, यानी जन्म के 1 घंटे के अंदर जो है माँ का दूध मिल पा रहा है। शीर्ष राज्य इसमें कौन सा है? मिजोरम है, जहाँ 70.2% बच्चों को मिल रहा है। उड़ीसा में 68.6, सिक्किम में 66.5, तो ये हो गया। और निम्न में उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, ये इसका जो है क्रम हो गया। अब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पिछले साल जो है इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी थी 2018 में। अब इसके तहत जो है काम शुरू हो चुका है अलीगढ़ की फैक्ट्री और बाकी जगहों पे। तो 2022 तक जो है आधुनिक राइफल जो AK-203 है, ये जो है इसका प्रोडक्शन मतलब पहली खेप आ जाएगी। तो ये अच्छी खबर है जो है इसके। अब ये पूछा जाता है कि ये कॉरिडोर जो है इनमें कौन कौन से रीजन शामिल हैं। तो ये कॉरिडोर जो है पूरा बुंदेलखंड से स्टार्ट होके लखनऊ तक आता है। झांसी, अलीगढ़, जालौन, आगरा, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, फिलहाल जो है इसमें 6 जो है बड़े रीजन्स जो है शामिल हैं।
यहीं पर बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सपो 2022 की, जिसकी बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें बहुत सारे देश और उनके जो है रक्षा कंपनियां सब लखनऊ में आने वाली हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में। ये तो पता ही है आपको। 5 से 8 फरवरी तक होगा। इसकी थीम क्या रखी गई है? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट में जेल में कैदियों की भीड़ पर राज्यवार डाटा दिया गया है। ये बताया गया है कि किस राज्य में जो जेलें हैं वहां पर कैदियों की भीड़ सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में 70 जेलों में 2017 के अंत तक 96,383 कैदी थे, जबकि इसकी क्षमता कितनी है? 58,400 की क्षमता है, यानी लगभग 1.5 गुना कैदी अपनी क्षमता से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो रेशियो है ये सबसे खराब है। इसका बताने का मतलब यही है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हमने उत्तर प्रदेश जो करंट अफेयर्स है ये पूरा कवर कर लिया है। इसमें कोई भी पॉइंट आपका जो है छूटने नहीं पाया है। अब अगले 15-20 दिन का करंट अफेयर्स फिर अगले उसमें लेके आएंगे। यहाँ पर ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो जनवरी से यूपी की जो प्लेलिस्ट है यूपी करंट अफेयर्स की और यूपी जीके की, उसमें जाकर जो है जनवरी से ये वीडियो ले लें। और आप हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। और पीसीएस के लिए विशेषकर, क्योंकि पीसीएस 15 दिसंबर को है। बहुत ही बेहतरीन उम्दा टेस्ट सीरीज, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ जो है 25 टेस्ट की उसमें प्रोवाइड किया जाते हैं। उसमें क्वेश्चंस जो है बाइलिंगुअल हैं और बाइलिंगुअल क्वेश्चंस ही हैं, केवल जो व्याख्या है वो हिंदी में दी हुई है। और ऐप पे आपको हिंदी और अंग्रेजी वर्जन जो है एक साथ जो है क्वेश्चंस का दिखेगा, इसलिए आपको बहुत आसानी होगी जो है दोनों वर्जन में एक साथ जो है क्वेश्चंस को देखने की। साथ ही पूरी डिस्क्रिप्टिव PDF आपको ऐप के माध्यम से या वेबसाइट जैसे भी आप टेस्ट दें प्रोवाइड करा दी जाती है। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पढ़ें या जो है सीधे पढ़ें। तो आप इन सब चीज़ों को तभी समझ सकेंगे जब आप हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसमें अपना जो है लॉगिन करके, अगर आप नए यूजर हैं तो साइन अप करके फिर लॉगिन करें और वहाँ पर जाके जूनियर असिस्टेंट और PCS प्री दोनों टेस्ट सीरीज की आप जो है फ्री PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर आप जो है टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट सीरीज किस प्रकार की है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।